हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रहे थे। बीच में लाइट चली गई थी तो हमने वीडियो रोक दिया था। अब हम आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे बताते हैं। हमने आपको क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था। अब नंबर 3 पर हम उसके आगे पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। हमने आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स में बताया था कि उसमें उसे हम परिभाषित पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अर्थात रो और कॉलम की संख्या के आधार पर करते हैं। उसी प्रकार हम वर्ग आव्यूह को भी रो और कॉलम की संख्या के आधार पर ही बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं एक ऐसा आव्यूह, जैसा यहाँ पे हमने पहले से ही लिख लिया है, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। अर्थात कोई एक आव्यूह है जिसमें 2 पंक्तियाँ तथा 2 स्तंभ, जैसे कि यहाँ पे दिया है ये आव्यूह है, इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति तथा 1 स्तंभ 2 स्तंभ अर्थात 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ है, 2x2 का ये आव्यूह है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियाँ तथा स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसा यहाँ पे एक अन्य उदाहरण भी दिया गया है, इसमें 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभ अर्थात 3 रो एंड 3 कॉलम है। ये 3x3 की कोटि का आव्यूह है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे अब हम चलते हैं पंक्ति आव्यूह। नंबर 4 पर पंक्ति आव्यूह होता है। एक पंक्ति आव्यूह आखिर क्या होता है? पंक्ति आव्यूह जिसे हम रो मैट्रिक्स अथवा रो वेक्टर यानी पंक्ति सदिश भी कहते हैं। तो एक ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ये आव्यूह है, इसमें केवल पंक्ति एक अर्थात केवल एक रो तथा 3 कॉलम अर्थात 3 स्तंभ है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो यह एक पंक्ति आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, स्तंभ की संख्या 3 से अधिक भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 4 हो सकती है, 5, लेकिन पंक्ति केवल एक ही हो तो ऐसे आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसी प्रकार आगे एक और आव्यूह का प्रकार होता है जिसे हम स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश अर्थात कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर कहते हैं। तो कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने आपको पीछे बताया था रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर के बारे में, वैसे उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। जिस प्रकार रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर में एक पंक्ति होती है, उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर में सिर्फ एक ही स्तंभ होता है। इसमें पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो सकती है लेकिन स्तंभ की संख्या केवल एक ही होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण ले रखे हैं, आपको एक बार इसकी परिभाषा भी पढ़ के बता देते हैं। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश अर्थात कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 2, इसमें एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति और स्तंभ केवल एक है अर्थात यह 2x1 का मैट्रिक्स है। तो इसे हम स्तंभ आव्यूह, स्तंभ सदिश या कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर कहेंगे। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण यह भी है जिसमें 3 पंक्तियाँ तथा 1 स्तंभ है, तो यह भी एक कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण है, 3x1 का आव्यूह। आगे हम आपको शून्य आव्यूह, जीरो आर्नल मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जिसे हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। या आपके लिए एक महत्वपूर्ण टाइप हो सकता है।
तो हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जिस अवयव का प्रत्येक तत्व शून्य हो, मतलब हमने आपको अवयव के तत्व के बारे में बताया ही था। तो जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभ का कोई भी तत्व हो वो शून्य हो तो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। और इसे जैसे हमने बताया था आपको, अवयव को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन शून्य अवयव को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर इसे फाई से इस प्रकार भी प्रदर्शित कर दिया जाता है, लेकिन आपके बुक में अभी 0 ही दिया है तो हम आपको 0 ही बताए हैं बस। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक अवयव दिया गया है, उदाहरण है, तो समझिए इसमें एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ है, लेकिन इसके सारे अवयव तत्व जो हैं वो 0 हैं, तो यह एक शून्य अवयव है। इसी प्रकार यह भी एक 2x3 का अवयव है जिसके सारे तत्व 0 हैं, तो यह भी एक शून्य अवयव का उदाहरण है। आगे हम अवयव के प्रकार में एक अन्य प्रकार लेते हैं जिसे इकाई का तत्समक अवयव यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स का प्रकार है। चलिए हम इसे आपको समझाते हैं। एक ऐसा अवयव, मतलब एक ऐसा वर्ग अवयव, इकाई अवयव के लिए कोई भी अवयव अगर इकाई अवयव है तो उसकी परिभाषा में ही शामिल है वर्ग अवयव, अर्थात किसी भी अवयव को इकाई अवयव होने के लिए वर्ग अवयव होना महत्वपूर्ण है। हमने आपको वर्ग अवयव के बारे में पहले से बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। वर्ग अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण, हम आपको अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिसे हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, कि सभी तत्व इकाई हो तथा शेष सभी तत्व शून्य हो। इकाई मतलब एक हो और बाकी तत्व शून्य हो, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए पहले हम आपको मुख्य विकर्ण के बारे में बता देते हैं। जैसे हम एक अवयव लेते हैं या कोई एक अवयव है, तो इस अवयव का मुख्य विकर्ण ये होता है। इसे इस प्रकार ले लेते हैं, ये अवयव का मुख्य विकर्ण हुआ, ये तत्व मुख्य विकर्ण में आते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हम आपको बुक से भी थोड़ा सा दिखा देते हैं मुख्य विकर्ण की। देखिए, प्रत्येक वर्ग अवयव में दो विकर्ण होते हैं, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे के विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। चलिए अब हम आपको इस उदाहरण में दिखाते हैं। जैसे कि यह उदाहरण हमने लिया, तो ये बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के नीचे सिरे को मिलाकर बना विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। एक विकर्ण यह भी हो सकता है ये वाला, लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इकाई का तत्समक अवयव, तो इसमें मुख्य विकर्ण को ही हम लेते हैं। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अंक अर्थात 1 हों तथा बाकी जो तत्व हों वो शून्य हों, तो इसे हम इकाई का तत्समक अवयव अर्थात यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तथा इसे हम इंग्लिश के एक अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम आपको इसके कुछ उदाहरण के बारे में बताते हैं। जैसे इसका उदाहरण एक ये है। देखिए यहाँ पे इसका ये हुआ, ये मुख्य विकर्ण हुआ, लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण, तथा इसके जो अन्य तत्व हैं अर्थात ये तत्व और ये तत्व ये 0 हैं, और मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई अंक अर्थात 1 हैं। तो यह एक इकाई का तत्समक अवयव अर्थात यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। इस प्रकार एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, तो हम 3x3 का मैट्रिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम 2x2 और 3x3 का ही मैट्रिक्स लेते हैं, क्योंकि इकाई का तत्समक अवयव अर्थात यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए अवयव को वर्ग अवयव होना आवश्यक है। तो हमने आपको बताया ही था कि वर्ग अवयव होने के लिए उसमें
पंक्तियों और स्तंभ अर्थात रो और कॉलम की संख्या का आपस में बराबर होना जरूरी है। इस प्रकार हम इसे लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसके भी मुख्य विकर्ण के तत्व ये हुए जो कि आइडेंटिटी अर्थात एक है तथा अन्य तत्व 0 हैं, तो यह भी एक इकाई का तत्समक आव्यूह है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको बताते हैं डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह आखिर क्या होते हैं, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर से सभी तत्व शून्य हों, जैसे अभी आपने देखा कि इकाई का तत्समक आव्यूह अर्थात यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के जो सभी तत्व होते हैं वो यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व होते हैं वो एक आइडेंटिटी अर्थात एक होते हैं, बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है विकर्ण आव्यूह में ये जरूरी नहीं है कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक ही हों, आइडेंटिटी ही हों, ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो और तत्व होते हैं उनका 0 होना आवश्यक है तथा आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना भी आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे हमने परिभाषा में लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हों, जैसे इसमें दिया भी है, देखिए मुख्य विकर्ण इसका ये हुआ, ये तत्व 4 और 2 है, बाकी सभी तत्व शून्य हैं, तो ये विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। जैसे हम आपको ये कह सकते हैं कि जो यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि इसके तत्व जो तत्व शून्य नहीं होते वो आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बस। तो ये थोड़ा सा यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर हुआ। आगे हम आपको टाइप नंबर 9 अर्थात अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। आखिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर तथा शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, अर्थात देखिए इसमें ये मुख्य विकर्ण है, इसके सभी तत्व बराबर होने चाहिए, कोई कुछ भी हो लेकिन बराबर हो। जैसे यहाँ पे 3 दिया, 3 की जगह 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ये सभी तत्व बराबर होने चाहिए, बाकी सभी तत्व शून्य होने चाहिए। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है इसके अंतर्गत भी यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है, लेकिन यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें मतलब सभी तत्व आ सकते हैं, जैसे 2 3 4 5, लेकिन 1 ही वो ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यहाँ पे, इसलिए हमने एक तत्व ए लिया। ए की जगह पे हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, ये ए देखिए। लेकिन हाँ, इसमें आवश्यक शर्त यही है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व हैं वो बराबर ही होने चाहिए, अर्थात मुख्य विकर्ण में सभी तत्व एक समान होने चाहिए, बस बाकी सभी तत्व 0 होने चाहिए। तो ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे हम आपको सब मैट्रिक्स उप आव्यूह के बारे में भी बता देते हैं। ये आव्यूह का टाइप 10 है। आखिर सब मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक आव्यूह दिया है, ये कोई आव्यूह हुआ 4 3 2 3 3 1 6 4 9, तो हम इस आव्यूह के ये जो एलिमेंट हुए इनको निकालकर इधर अगर बना लें, कोई एक छोटा सा आव्यूह बना लेते हैं, तो इस आव्यूह को हम इस आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। ये उप आव्यूह हुआ इस आव्यूह का। तो हमने यहाँ पे परिभाषा भी लिया है कि किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियाँ या कुछ स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर, जैसे यहाँ पे हमने इनको निकाल लिया और इनको छोड़ दिया, तो शेष बच्चे आव्यूह को उस आव्यूह का जो ये शेष आव्यूह बचा इस आव्यूह को इस आव्यूह का हम
सब मैट्रिक्स अर्थात उप आव्यूह कहते हैं। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो दो हमारे ट्रायंगल मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है और एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है। तो इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, आखिर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होते हैं। जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है मतलब एक ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्वों को छोड़कर उनके नीचे के सभी तत्व शून्य हों। अर्थात जैसे पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको परिभाषा और अच्छे से समझाई देंगे, उदाहरण से देख लीजिए। जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया है, तो इस मैट्रिक्स का ये मुख्य विकर्ण हुआ, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हों, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हों तो उसे हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है उसमें नीचे के जो तत्व होते हैं वो शून्य होते हैं। इसे हम शॉर्ट में इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई आव्यूह ए है, सॉरी गलत लिख गए, ए आई जे इसके कोई तत्व हैं, तो ये जो आई जे तत्व हैं ये अगर जीरो हों, मतलब जीरो हों, लेकिन ये कंडीशन कैसी होनी चाहिए जिसमें आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो। अर्थात ये वाले तत्व, ये वही तत्व जीरो होंगे जिसमें आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। जैसे यहाँ पे अब देखिए, ये आई जे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तत्व A11 हुआ, A11